नमस्ते। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे पुराने और सच कहूं तो सबसे आकर्षक समाजों में से एक की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसा समाज जो अपने समय से इतना आगे था कि आज के हमारे आधुनिक शहर भी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस प्राचीन समाज की सबसे खास बात क्या थी? वो था इसका आपसी सामंजस्य। प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल जी का एक बहुत ही सटीक कोट है कि हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया की बाकी सभ्यताएं भारी असमानता और दास प्रथा पर चल रही थीं, तब इस समाज ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को लगभग मिटा ही दिया था। तो आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे? बहुत ही संक्षेप में बता दूं, हम शुरुआत करेंगे इस अनूठी सभ्यता की पहचान से। फिर समझेंगे कि सभ्यता असल में होती क्या है। इसके बाद हम गांव से महानगरों तक के सफर, उनके भूगोल, उनकी कमाल की नगर योजना और आखिर में एक बहुत ही रहस्यमयी महास्नानागार पर बात करेंगे। भाग 1, एक अनूठी सभ्यता। भाग 2, सभ्यता आखिर होती क्या है? देखिए, किसी भी समूह को एक उन्नत सभ्यता बुनने के लिए 7 बुनियादी खंभों की जरूरत होती है। शासन का तरीका, नगरीकरण, शिल्प, व्यापार, लेखन कला, संस्कृति और सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादकता। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब खेती से जरूरत से ज्यादा भोजन मिलने लगा, तभी तो लोगों को सिर्फ किसानी छोड़कर इंजीनियर, शिल्पी और व्यापारी बनने की आजादी मिली। इसी अतिरिक्त भोजन और एक सुव्यवस्थित शासन ने छोटे छोटे गांवों को फलते फूलते महानगरों में बदल दिया। समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। लगभग 6000 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता शुरू हुई और उसके कुछ ही समय बाद मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन फिर 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच एक जादुई बदलाव आया। सिंधु सरस्वती सभ्यता ने छोटे गांवों की सीमाओं को तोड़ा और विशाल महानगरों के रूप में उभरकर मानव प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। भाग 3, गांव से महानगरों तक का सफर। इसे अक्सर भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। ये जो उपजाऊ मैदान थे, जिन्हें सिंधु और प्राचीन सरस्वती नदियां सींचती थीं, असल में यही असली गेम चेंजर थे। पानी की भरपूर उपलब्धता और उपजाऊ मिट्टी ने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने छोटे कृषि गांवों को बहुत ही तेजी से विशाल महानगरों में तब्दील कर दिया। भाग 4, नाम और भूगोल। शायद कभी आपके मन में भी ये सवाल आया हो कि इस सभ्यता के इतने अलग अलग नाम क्यों हैं। तो देखिए, शुरुआत में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया क्योंकि इसके शुरुआती नगर सिंधु नदी के किनारे मिले थे। फिर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा क्योंकि 1920-21 में सबसे पहले हड़प्पा शहर की ही खुदाई हुई थी। और आज चूंकि प्राचीन सरस्वती नदी के बेसिन में भी सैकड़ों स्थल मिल चुके हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसका भौगोलिक विस्तार वाकई में बहुत विशाल था। इस बात को आज के नक्शे पर रखकर समझते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान में हैं। भारत की बात करें तो धौलावीरा और लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा में और कालीबंगा राजस्थान में स्थित हैं। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है कि हजारों साल पहले की ये अकेली संस्कृति आज के 2 विशाल आधुनिक देशों के बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई थी। भाग 5, अद्भुत नगर योजना। अब ये बात सच में ध्यान देने वाली है। ज्यादातर नगरों को 2 खास हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊपरी नगर जो प्रशासकों और विशिष्ट लोगों के लिए किलेबंद था, और दूसरा निचला नगर जहां आम लोग रहते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस स्पष्ट बंटवारे के बावजूद दोनों ही हिस्सों में घरों के निर्माण की क्वालिटी एक समान और बहुत ही उच्च स्तर की थी। जरा कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले एक ऐसा समाज जहां अमीर और गरीब के बुनियादी रहन-सहन में कोई बड़ा अंतर नहीं था। धौलावीरा के इस किले के उत्तरी प्रवेश द्वार को ही देख लीजिए। पत्थरों की ये बारीक चिनाई, बिल्कुल एक ग्रिड की तरह चारों दिशाओं में जाती चौड़ी सड़कें और पकी हुई ईंटों और पत्थरों का बेहतरीन इस्तेमाल, ये सब उस दौर की हाई लेवल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही पुख्ता सबूत है। भाग 6, एक रहस्यमयी महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में मिली इस विशाल संरचना का आकार 12 गुना 7 मीटर है। अब सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन उस समय के हिसाब से ये एक विशालकाय जलकुंड था जिसे बेहद सावधानी से वाटरप्रूफ बनाया गया था। इसे महास्नानागार कहा जाता है
और सच कहूं तो इसकी इंजीनियरिंग देखकर थोड़ी हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। क्यों? क्योंकि पानी को रिसने से रोकने के लिए सबसे ऊपर की ईंटों पर प्राकृतिक बिटुमिन यानी डामर का लेप लगाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपनी छतों को वाटरप्रूफ करने के लिए करते हैं। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने थे, एक में कुआं था और पानी निकालने के लिए एक बेहतरीन नाली की व्यवस्था भी थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस महास्नानागार का असली मकसद क्या था? ये आज भी एक ऐतिहासिक बहस का विषय है। क्या ये आम जनता के लिए था? क्या ये सिर्फ शाही परिवारों के लिए था? या फिर इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था? दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास इसका पक्का जवाब देने के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। एक ऐसा समाज जो इतना उन्नत था, इतना समानतावादी था, वो बिना कोई सुराग छोड़े आखिर कैसे लुप्त हो गया? ये प्राचीन रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।